नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर है। असम के नागांव जिले का कामपुर इलाका जलमग्न हो गया है। कोपिली नदी उफान पर है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं असम के तिनसुकिया जिले में डिब्रू नदी उफान पर है। यहां भी बाढ़ जैसे हालात। असम के डिब्रूगढ़ में बुरहिडिघिंग नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक स्थानीय ने बताया है कि कई गांवों में पानी भर गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं। असम में बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। उत्तरी सिक्किम के दजोंग क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फेदांग बेली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। त्रिपुरा में भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने इंदिरानगर में बाढ़ पीड़ितों के शरणार्थी शिविर का दौरा किया। बिप्लब कुमार देब ने कहा कि हर बार जब भी यहां बाढ़ आती है तो घरों में पानी आ जाता है। हमने पंप जैसी कई व्यवस्थाएं की हैं और अभी भी काम चल रहा है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है। उधर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। असम और अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त अनुरोध के जवाब में भारतीय वायुसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन शुरू किया। आईएमडी ने 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपनी 4 देशों की यात्रा समाप्त करके भारत के लिए रवाना हो गया। बैजयंत पांडा ने कहा कि अल्जीरिया के साथ बेहद सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अल्जीरिया भी पाकिस्तान के आतंकवाद से ग्रसित है। रूस, लातविया, स्लोवेनिया, ग्रीस और स्पेन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद डीएमके सांसद करीमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्वदेश के लिए रवाना हुआ। डीएमके सांसद करीमोई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमें स्पेन के विदेश मंत्री से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा नेता एसएस आहलूवालिया ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बनता जा रहा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि हम अपने साथ शांति का संदेश, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस लेकर चल रहे हैं। भाजपा सांसद मांसरी स्वराज ने कहा कि सारी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इंसानियत की हत्या थी। मिस्र में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, सिर्फ मिस्र में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में आपको भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत देखने को मिलेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में ब्राजील गए प्रतिनिधिमंडल ने ब्रासीलिया में चैंबर ऑफ डेप्यूटीज के विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष संघीय ओप फिलिप बरूज से मुलाकात की। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिस्र के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने अल होरेया गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वॉशिंगटन में आयोजित अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम में अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एवं इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष रिच मैककॉर्मिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। रिच ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत में अब तक का सबसे प्रभावशाली राजनेता बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनता से जुड़े हुए एक राष्ट्रवादी नेता है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित इंडिया यूएस फोरम में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस ने अपनी हालिया भारत की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बारे में अपने अनुभव साझा किए।
उषा वेंस ने भारत अमेरिका संबंधों को अपने लिए बहुत व्यक्तिगत बताया। साथ साथ उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले वर्ष अधिक बारिश होने से जोधपुर में इस बार पिछली बार की तरह जलभराव की भयावह स्थिति नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अब स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित सर्वोपरि शासन का मूल मंत्र है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि वे संवाद, सजगता और सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सीएम योगी ने गंगा दशहरा के अवसर पर 4 जून को व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने और 5 जून को घाटों पर आरती समेत अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई हिस्सों में हो रही लगातार भारी बारिश पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे प्रभावित लोगों की मदद करें। अयोध्या राम मंदिर में आज से राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू होगा। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में जिन देवी देवताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा होगी उसमें शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्यदेव, भगवती, अन्नपूर्णा, शेषावतार और श्री राम दरबार प्रमुख हैं। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा पूजन 5 जून को होगा। अयोध्या के राम मंदिर में 5 जून को होने वाले राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले मंदिर के शीर्ष सोने की परत वाला शिखर स्थापित किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सुंदर रोशनी से जगमग किया गया। उत्तराखंड में आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार के एसएसपी ने कहा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पुलिस कांवड़ मेले का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला प्रशासन द्वारा आलमसराय गांव में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर कब्जा करके कब्रिस्तान बनाया गया था। सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी समेत एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामले में दिल्ली, मोहाली, मुंबई और पंजाब के कई एक ठिकानों पर छापेमारी की गई। आतंकवाद से जुड़े एक मामले में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने ठाणे जिले में छापेमारी कर 12 लोगों को हिरासत में लिया है। छापेमारी में सिमी के कुछ पूर्व पदाधिकारियों और सदस्य भी शामिल हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की अंदरूनी कलह पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता राजनीतिक सत्ता रही है। असम के गुवाहाटी में मेघालय और असम के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दा, संयुक्त बिजली और सिंचाई परियोजना शुरू करने पर चर्चा हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भद्रक जिले के बलियापाड़ा में लगभग 275 करोड़ रुपए की लागत की 13 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा नियमावली के नियम 280 की समीक्षा की जाएगी और उसमें संशोधन कर उसे लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया के अनुरूप बनाया जाएगा। विजेंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली विधानसभा को एक राष्ट्रीय स्तर की धरोहर और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां इतिहास, संस्कृति और नागरिक शिक्षा का अनूठा संगम होगा। आज ज्येष्ठ माह का चौथा बड़ा मंगल है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेरिस में शीर्ष कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और भारत के इलेक्ट्रिक वाहन ईवी एवं रिन्यूएबल एनर्जी आरई जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को लेकर बातचीत की।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं और मंगलवार को विश्व व्यापार संगठन WTO की मंत्री स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की पोस्ट में लिखा, रेनॉल्ट ग्रुप के CEO लुका डी मेयो के साथ बैठक और EV सेक्टर पर बातचीत की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जल्दी ही ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर कर सकता है। SBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि अनिश्चित माहौल को संतुलित करने के लिए RBI जून MPC में रेपो रेट में 50 आधार अंक तक की कटौती कर सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सामान्य से अधिक मानसून और फसल की अच्छी आवक और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण वित्त वर्ष 26 में महंगाई का अनुमान 3.5% के करीब है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक्सप्रेस 100 में खबरों का सफर जारी रहेगा। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI लेन देन की वैल्यू मई में सालाना आधार पर 23% 25.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक इस सप्ताह 4 जून से शुरू होगी और 6 जून को RBI गवर्नर इसके निर्णय का ऐलान करेंगे। भारत दौरे पर आए एलन मस्क के पिता एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स से नए निवेश को आकर्षित करने और भारत को वाहनों के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जाने की दूरदर्शिता योजना की सराहना की। जेफरीज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार महंगाई में कमी जारी रहने और RBI से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ने के साथ भारतीय बॉन्ड मार्केट मजबूत प्रदर्शन दर्ज करवा रहा है। पिछले वित्त वर्ष में औसत मुद्रास्फीति 4.6% थी और अप्रैल 2025 में ये घटकर केवल 3.2% रह गई, जो कि जुलाई 2019 के बाद सबसे निचला स्तर है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत की कॉर्पोरेट जगत का प्रदर्शन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा। NLB सर्विसेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की ग्रीन इकोनॉमी तेजी से बढ़ते हुए 2030 तक $1 ट्रिलियन और 2070 तक $15 ट्रिलियन तक पहुंचने की है उम्मीद। ग्रीन इकोनॉमी में तेज वृद्धि के साथ भारत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स सृजित करने के लिए भी है तैयार। NLB सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027-28 तक लगभग 7.29 मिलियन और वर्ष 2047 तक 35 मिलियन नौकरियों के अवसर सृजित होने की है उम्मीद। देश में 14 राज्यों के 6.1 करोड़ से अधिक किसानों की डिजिटल ID बनाई गई है, जिसमें यूपी में सबसे अधिक 1.3 करोड़ किसानों की डिजिटल ID जनरेट हुई हैं। डिजिटल कृषि मिशन के हिस्से एग्री स्टैक के तहत किसानों को दी गई इन डिजिटल ID को राज्य सरकारों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेयरी कंपनियां मजबूत डिमांड डायनामिक्स, VAP के बढ़ते शेयर और खुदरा स्तर पर दूध की ऊंची कीमतों के कारण इस वित्त वर्ष में 11 से 13% राजस्व वृद्धि दर्ज कर सकती है। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार डेयरी कंपनियां इस वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय कैपेक्स में 10% की वृद्धि करेंगी।
HSBC इंडिया के अनुसार भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं और मैन्युफैक्चरिंग PMI मई में 57.6 पर रहा। अडानी ग्रुप अगले 5 साल में विभिन्न कारोबारों में 15 से 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कंपनी के मजबूत बैलेंस शीट और वृद्धि का हवाला देते हुए बात कही। टाटा मोटर्स की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में मई 2025 में सालाना आधार पर 8.6% की कमी आई है। मई 2025 में कंपनी ने 70,187 यूनिट्स वाहन बेचे हैं। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 76,766 यूनिट्स था। BCT के रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मोबाइल फर्स्ट सॉल्यूशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विनियामक स्पष्टता के संयोजन से वैश्विक स्तर पर सबसे गतिशील फिनटेक बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। किया इंडिया की इस वर्ष मई में घरेलू बाजारों में बिक्री सालाना आधार पर 14.43% बढ़कर कुल 22,315 यूनिट्स हो गई है। कंपनी ने मई 2024 में कुल 19,500 यूनिट्स बेची थी। भारत की एविएशन इंडस्ट्री बढ़कर पैसेंजर ट्रैफिक में दुनिया के शीर्ष 3 बाजारों में शामिल हो गई है। भारत के एविएशन सेक्टर की GDP में हिस्सेदारी 1.5% है और ये सेक्टर करीब 77 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार दे रहा है। मई 2025 के महीने में कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कोयला उत्पादन कुल 16.432 मिलियन टन रहा, जो कि मई 2024 की तुलना में 24.57% की महत्वपूर्ण सालाना दर वृद्धि दर्शाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा बैठक में अमित शाह ने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत ऋण अवधि के विस्तार से PACS की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों EV पर विशेष ध्यान देते हुए यात्री कारों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर एक योजना को मंजूरी दी। योजना के अंतर्गत वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित आवेदकों की 5 वर्ष की अवधि के लिए 15% के कम सीमा शुल्क पर न्यूनतम 35,000 अमेरिकी डॉलर के CIF मूल्य के साथ CBU आयात की अनुमति होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलोराडो के बोल्डर शहर में इजरायल समर्थक रैली पर हुए हिंसक हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अमेरिका में बिल्कुल बर्दाश्त न करने योग्य करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के उस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए हैं जिसमें उन्होंने ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच 3 तरफा शांति वार्ता आयोजित करने की पेशकश की है। नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाने के लिए पूर्व युवराज हेमानी शाह भी सड़क पर आई। हेमानी को देखकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस्तांबुल में हुई दूसरे दौर की शांति वार्ता के बाद रूस ने यूक्रेन को एक विस्तृत युद्ध विराम का ज्ञापन सौंपा है जिसमें शांति के बदले कई गंभीर और एक तरफा शर्तें रखी गई हैं। इस ज्ञापन के सामने आने से दोनों देशों के बीच संभावित कूटनीतिक वार्ता की दिशा और भी जटिल होती दिख रही है। यूरोपीय संघ EU ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चीनी चिकित्सा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने के पक्ष में मतदान किया। ये कदम बीजिंग की हाईटेक निर्माण रणनीति मेड इन चाइना 2025 के तहत चिकित्सा उपकरणों को बढ़ावा देने की योजना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी लॉ एंड जस्टिस PIS पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार करोल नवरोकी को जीत मिली है। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीड से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह बातचीत करेंगे।
कुछ दिन पहले ट्रंप ने चीन पर टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों को वापस लेने के समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मुकाबला आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें अब तक 36 बार आमने सामने हुई हैं, जिनमें से पंजाब किंग्स को 18 जीत मिली है, जबकि 18 मैचों में आरसीबी को जीत हासिल हुई है। नॉर्वे चेस के 7वें दौर में विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने अर्जुन अगैसी को हरा दिया। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने उम्मीद जताई है कि महिला क्रिकेट की हाल के वर्षों में बड़ी गति को बरकरार रखेंगे और इसे सफलता के नए स्तर पर लेकर जाएंगे। कैंटरबरी में भारत ए और इंग्लैंड लायंस के बीच 4 दिवसीय अभ्यास मैच ड्रॉ समाप्त हुआ और मुकाबले में लगातार चौथे दिन भी बल्लेबाजों का बोलबाला रहा। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज हार्दिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। वेस्ट इंडीज की टीम में जेसन होल्डर और आंद्रे रसेल की वापसी हुई है, तो वहीं निकोलस पूरन को आईपीएल के व्यस्त शेड्यूल के बाद आराम दिया गया है। लेजेंड GT10 क्रिकेट लीग के साथ ही देश की पहली टेनिस बॉल क्रिकेट लीग की शुरुआत होने जा रही है। हर टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी होंगे और इस लीग में विदेशी खिलाड़ियों में हर्षल गिब्स, तिलक रत्ने दिलशान और एरोन फिंच शामिल। फ्रेंच ओपन के 3 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने ब्रिटेन के कैमरून नोरी को सीधे सेटों में 6-2, 6-3, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और इसी के साथ नोवाक जोकोविच ने रोलांड गैरोस में अपना 100वां मैच जीतकर राफेल नडाल की सेंचुरी क्लब में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना जर्मनी की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।